एक गांव में नरेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रीमा और उसके 3 बच्चे रिंकी, रोहन और रिद्धिमा के साथ रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। नरेश खेती किया करता था और रीमा खेत की सब्जियां लेकर घर घर जाकर बेचा करती थी। उनके घर के पड़ोस में मालिनी नाम की औरत रहा करती थी, जो अमीर तो थी लेकिन बड़ी ही लालची थी। नरेश मालिनी की खेत में ही काम किया करता था और उसके जानवरों का ध्यान भी रखा करता था, पर मालिनी नरेश को पर्याप्त पैसे नहीं दिया करती थी और नरेश भी ठहरा एक सीधा साधा आदमी। वो कभी भी मालिनी से ज्यादा पैसे की मांग नहीं किया करता था। मालिनी के पास बहुत सारी खेती थी और उनके पास कई तरह तरह के जानवर थे, जैसे मुर्गियाँ, बैल, गाय और बकरी। काफी सालों से ऐसा ही चल रहा था। नरेश हमेशा से उनका वफादार आदमी था। उसने कभी भी मालिनी को धोखा देने का नहीं सोचा, ना ही कहीं और काम करने का सोचा। रिक्की, रोहन और रिद्धिमा भी कभी कभी अपने मम्मी पापा का काम में हाथ बटा दिया करते थे। एक दिन जब सारे जानवरों को नरेश सैर के लिए लेकर जाने वाला था, तो नरेश ने देखा कि मालिनी की एक बकरी दर्द से कांप रही है। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। वो तुरंत ही अपनी मालिनी मैडम के पास पहुंच जाता है और मालिनी से, मेम साहब, आपकी वो जो बकरी है ना लाडो, उसकी 2 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप कहे तो मैं उसे डॉक्टर को दिखा कर लाऊं? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लाडो अब बूढ़ी हो चुकी है। वैसे भी अब वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी। उस पर फालतू में पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेम साहब, जैसा आप कहे। घर आकर नरेश अपने घर वालों को जो कुछ भी आज मासूम लाडो के साथ हुआ, वो सारी बात बताता है। उस पर रिद्धिमा कहती है, पिताजी, आप उसे मरने नहीं दोगे ना? बेटा, अब वो सब तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। मेम साहब जैसी कहेगी हमें वैसा ही करना होगा। रिद्धिमा अपने पिताजी की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब सारे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रिद्धिमा भी अपने पापा के साथ काम के लिए जाती है, पर वो जाकर देखती है कि लाडो वहाँ है ही नहीं। पिताजी मेम साहब को पूछिए ना, लाडो कहाँ है? जाने दो रिद्धिमा, वो वैसे भी अब कुछ काम की नहीं थी। रिद्धिमा के जोर देने पर नरेश जाकर मालिनी से पूछता है, मेम साहब, मेरी बेटी रिद्धिमा को लाडो से मिलना था, पर हमने उसे हर जगह पे ढूंढा। हमें वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। हाँ नरेश, क्योंकि मैंने तो उसे कसाई के पास भेज दिया है। वैसे भी अब वो ना दूध दे पा रही थी, ना ही बच्चे पैदा कर सकती थी। उसे रखने का कोई लाभ ही नहीं था। कम से कम उसे बेचकर मुझे थोड़ी रकम तो मिल गई। ओह, अच्छा ठीक है मेम साहब। नरेश मालिनी की बात सुनकर रिद्धिमा के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। फिर दोनों खेत का काम पूरा करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर रिद्धिमा रोहन से, भैया, तुमने सुना ना, लाडो को वो बुढ़िया ने बाजार में बेच दिया। भैया, कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? पता नहीं लाडो को आज किसी ने खाना दिया भी होगा या नहीं। रिद्धिमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम कल बाजार जाकर लाडो को ढूंढ कर घर ले आएंगे। अगले ही दिन रोहन और रिद्धिमा बाजार पहुंच जाते हैं, जहां मालिनी ने लाडो को बेचा था, पर उन्हें लाडो कहीं नहीं मिलती। पूरा दिन बीत जाता है। रिद्धिमा और रोहन लाडो की खोज में यहाँ वहाँ घूमते हैं, लेकिन उन्हें लाडो कहीं नहीं नजर आती। दोनों निराश होकर घर जा ही रहे थे, अचानक से उन्हें घर जाने के रास्ते में लाडो एक कूड़े के ढेर के पास दिखाई देती है। लाडो को देखकर रिद्धिमा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो भागकर लाडो को गले लगा लेती है। रिद्धिमा और रोहन उसे उठाकर घर लेकर जाते हैं और उसे पेट भर कर चारा खिलाते हैं। घर ले जाने के बाद रिद्धिमा उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर सब चैन से सो जाते हैं। सब सोने के बाद लाडो रिद्धिमा के पास जाकर रिद्धिमा से, रिद्धिमा, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ। तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है, इसीलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूँगी और वो 3 इच्छाएं 3 दिन में पूरी हो जाएंगी। रिद्धिमा को लगता है कि वो शायद कोई सपना देख रही है। हे भगवान, मुझे नींद से जगा दो। मैं ये क्या सपना देख रही हूँ? रिद्धिमा, ये कोई सपना नहीं है, ये सब हकीकत में हो रहा है। जल्दी बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए।
ये सुनकर लाडो वहां से गायब हो जाती है और रिद्धिमा भी गहरी नींद में चली जाती है। अगली सुबह जब रिद्धिमा उठती है तो उसे लगता है कि कल रात उसने एक सपना देखा जिसमें लाडो उससे बात कर रही थी। वो उठते ही लाडो के पास जाकर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। लाडो एक सोने के सिक्के से भरे हुए मटके के पास बैठी हुई थी। ये सब देख रिद्धिमा खुशी से चिल्लाने लगती है और रात में हुई घटना के बारे में सबको बताती है। फिर सब लाडो को घूर घूर कर देखने लगते हैं, पर वो तो एक घायल बकरी थी। दूर दूर तक उसमें जादुई बकरी जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा दिन बीत जाता है। अब रात के समय सारे खाना खाकर सो जाते हैं। जब सभी गहरी नींद में थे तो लाडो रिद्धिमा को फिर से जगाती है और उसकी दूसरी ख्वाहिश पूछती है। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि हम एक आलीशान महल में रहे। अगले दिन जब सब उठते हैं तब अपने आप को एक महल में पाकर चौंक जाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एक बकरी इतना कुछ कर सकती है। तुम ये अपना रूप सबके सामने धारण क्यों नहीं करती? रिद्धिमा, असल में मैं एक परी हूँ। एक बार एक ऋषि परी लोग में आए थे और मैंने उनका अपमान किया था। तभी उन ऋषिवर ने मुझे एक श्राप दिया था और मैं बकरी बनकर धरती पर आ गई। और जब तक मैं किसी नेक दिल परिवार की मदद नहीं करती तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने और तुमने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के मेरा ख्याल रखा है, इसलिए तुम तुम्हारी आखिरी इच्छा मुझे बताओ और मुझे इस श्राप से मुक्त होने में मदद करो। अच्छा, चलो अब जल्दी बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लेकिन हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने पहले से ही हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। अब भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। तुमने भी तो मेरी जान बचाई है। अगर उस दिन तुम दोनों समय पर नहीं आते तो मैं वही जख्मी हालत में घुट घुट कर मर जाती और फिर अगला जन्म भी मुझे बकरी का ही मिला होता। मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ। चलो जल्दी से सुबह होने से पहले मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताओ ताकि अगली रात में अपने श्राप से मुक्त हो सकूं। बस मुझे और एक दिन ही बकरी के रूप में अपना जीवन बिताना होगा। कृपया जल्द मुझे अपनी इच्छा बताओ। हमारी अपनी खेती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास भी अपनी खेती हो। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें खेतों के साथ साथ गाय, भैंस और बकरियां भी मिल जाती है। नरेश और रीमा के जीवन में ये जादुई बकरी ने खुशियां ही खुशियां भर दी थी। अब ये खबर भी हर जगह फैल गई थी कि अचानक से ये परिवार एक जादुई बकरी के आने से अमीर हो गया है। जैसे ही मालिनी को यह खबर मिलती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है और नरेश से जबरदस्ती लाडो को छीनकर अपने घर लेकर जाती है। जैसे ही रात होती है वो लाडो के पास जाती है और उससे, हे जादुई बकरी, तुम मुझे नरेश और रीमा से भी बहुत ज्यादा अमीर बना दो और फिर से नरेश और रीमा को मेरे घर के नौकर बना दो। तभी लाडो अपने श्राप से मुक्त हो जाती है और एक सुंदर सी परी के रूप में आ जाती है और वो मालिनी से, अरे मूर्ख, तुमने अपने लिए कुछ मांगा होता तो मैं तुम्हें जरूर अमीर बना देती, लेकिन तुम तो दूसरों का बुरा सोचकर सिर्फ खुद को अमीर बनाना चाहती हो। जाओ, मैं तुम्हें अब इस गांव की सबसे गरीब औरत बना दूंगी और तुम्हें जिंदगी भर दूसरों के घर के काम करने पड़ेंगे। ऐसा कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। जैसे ही परी गायब होती है मालिनी के लालच की वजह से उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। ये बात अगली सुबह ही सारे गांव में फैल जाती है। लोग अब मालिनी पर हंसने लगे थे। अपने लालच के कारण मालिनी को अब घर घर जाकर काम करने की नौबत आ चुकी थी। उसके लालच ने ही उसे डुबाया था। तो कहते हैं ना दोस्तों, अंत भला तो सब भला। लालच हमारा हमेशा ही नुकसान करता है, इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना चाहिए। स्वर्णनगर नाम के गांव में मीनाक्षी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सजने संवरने का शौक था, साथ ही उसे दूसरों को सजाना भी बहुत अच्छा लगता था। मीनाक्षी बहुत ही सुंदर मेहंदी निकालती थी। गांव में किसी की भी शादी हो, दुल्हन को सजाने के लिए मीनाक्षी को ही बुलाया जाता था। मीनाक्षी के माँ पिताजी गांव में ही खेती करते थे। अब उसकी उम्र शादी जैसी हो चुकी थी। एक दिन मीनाक्षी की माँ रमा अपने पति सुरेश से, सुनिए जी, अब रमा की उम्र शादी की हो चुकी है, कब तक दूसरों के हाथों में मेहंदी रचाएगी? अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए।
उमा, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की चिंता नहीं? मैं मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे परिवार में करवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आखिर हमारी भी तो एक लौती लाडली बेटी है मीनाक्षी। अब सुरेश और उमा अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी सुरेश की बहन सुशीला सुरेश से, भैया मैं चाहती थी कि क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं मीनाक्षी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सुशीला की ये बात सुनकर सुरेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन की बात को मान लेता है, क्योंकि सुशीला का बेटा राघव एक अच्छे से जॉब पर था। तो सुरेश ने बड़े ही धूमधाम से मीनाक्षी और राघव की शादी करवा दी। अपनी बहन का बेटा है ये देख सुरेश ने उसकी कोई जांच पड़ताल की ही नहीं। अब शादी के कुछ दिन बाद ही सुरेश मीनाक्षी को छोड़कर शहर चला जाता है। साथ ही उसे कभी मिलने नहीं आएगा, ये चिट्ठी में लिखकर चला जाता है। मीनाक्षी, तुम सुंदर तो हो, लेकिन साथ में एक अनपढ़ और गंवार लड़की हो। मुझे लगता है तुम घर के काम के सिवाय और कोई काम कर ही नहीं सकती। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद राघव कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। वो हमेशा ही मीनाक्षी से गुस्से में बात किया करता था। जब राघव उसे छोड़कर गया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही उसे ये जानकर बुरा लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए राघव ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए अपनी सास से, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? आपको पता था कि राघव को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, फिर भी आपने हमारी शादी करवाई। क्यों? आखिर मेरी इसमें गलती ही क्या थी? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है। धोखा, बिल्कुल धोखा दिया है। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या होगा? ये सोच सोच कर तो मेरी जान जा रही है। सुशीला मीनाक्षी को समझाते हुए, नहीं बेटी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैंने जब राघव से पूछा तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ साथ अपनी भतीजी की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती थी। तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है। मीनाक्षी सुशीला की बात सुनकर अपनी सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब वो अपने पिताजी से बात करने के लिए उन्हें फोन लगाती है तो उसकी माँ फोन उठाती है। हेलो हेलो माँ, मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ। क्या चल रहा है? पिताजी की तबीयत कैसी है माँ? क्या बताओ बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब मीनाक्षी अपने पिताजी से मिलने के लिए उनके घर आती है और कुछ दिन उनके साथ ही रहने का फैसला करती है, लेकिन बीमारी में ही उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब मीनाक्षी पर उसकी सास और माँ की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि कई साल पहले ही उसके ससुर जी गुजर चुके थे, तो वो तीनों एक साथ ही रहने लगी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीनाक्षी के पिताजी ने उसकी शादी के लिए कुछ कर्जा लिया था, जिसे चुकता करने के लिए उन्हें खेती भी बेचनी पड़ी थी। उन तीनों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का भी सवाल था। उसी में एक दिन गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी, तो सरपंच की बेटी सरपंच जी से, पिताजी मुझे मेहंदी सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी दीदी से ही लगवानी है। अरे बेटे, हमने तुम्हारे लिए शहर से एक पार्लर वाली बुलाई है, तुम उसी से मेहंदी लगवा लेना। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ मीनाक्षी दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है। अब सरपंच जी मीनाक्षी के पास आकर उससे, मीनाक्षी बेटे, मेरी बेटी की परसों शादी है, तो क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? सरपंच जी, आप तो जानते हो कि मेरे हालात कैसे हैं। मीनाक्षी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही सरपंच जी, देखो मीनाक्षी बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक के कौन सी अच्छी बात है। अब तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। कब तक ऐसे रोते हुए जिंदगी गुजारोगी? और हाँ, मैं तुम्हें मेहंदी निकालने के कुछ पैसे भी दूंगा, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शुरुआत कर सको। सरपंच जी की बातें सुनकर मीनाक्षी को एक सहारा मिलता है, एक जीने की उम्मीद मिलती है। और अब वो मन ही मन, नहीं अब बस बहुत हो चुका, अब मैं एक काबिल इंसान बनकर दिखाऊंगी। राघव को दिखा दूंगी कि मैं कोई गंवार लड़की नहीं हूँ। मीनाक्षी सोच विचार कर सरपंच जी को हाँ कह देती है। सरपंच जी भी मेहंदी निकालने के बदले में मीनाक्षी को कुछ पैसे दे देते हैं। अब वो गांव में दुल्हन हो या कोई फंक्शन हो, वो ही मेहंदी निकालने के लिए जाने लगी। उसकी मेहंदी के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे। मेहंदी निकालने के साथ साथ ही वो अपने घर पर ही मेहंदी के कोन बनाकर बेचने लगी। उसकी मेहंदी को अच्छा रंग चढ़ता है,
ये बात सुनकर आसपास के गांव के लोग भी उसके पास आने लगे और मेहंदी के कोन खरीदने लगे कि आसपास के सारे गांव की औरतें उसी के पास मेहंदी निकालने के लिए आती। साथ ही उसे अलग अलग जगह से मेहंदी निकालने के लिए बुलावा भी आने लगा था। अब उसने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, जिन पैसों से उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। साथ ही वो मेहंदी सिखाने के क्लास भी लेने लगी थी। अब उसने क्लास के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, जिसमें बहुत सारी लड़कियां उससे मेहंदी सीखने के लिए आती थी। एक दिन राघव अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब मीनाक्षी के साथ ही उसके गांव में रहती है। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए मीनाक्षी के घर पहुंच जाता है। अब वो मीनाक्षी की ये तरक्की देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। साथ ही मीनाक्षी की क्लास में पढ़ाने की कला देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ, पत्नी, अपनी सास से वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उन तीनों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेता है। साथ ही मीनाक्षी का काम भी अब बहुत जोरों से चल रहा था। अब चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर मन लगा कर करो और पूरे विश्वास के साथ करो तो तरक्की मिलती ही है। बेलापुर नाम के गांव में नमन अपनी पत्नी नीता और इकलौता बेटा सौरभ के साथ रहता था। नमन के पास बहुत बड़ा आलीशान घर, पैसा, कपड़े, गाड़ियाँ, सब कुछ था। नीता और सौरभ को इस बात का बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो अपने से छोटे गरीब लोगों को चिढ़ाते रहते थे। वो दोनों ये भी नहीं सोचते थे कि अपने चिढ़ाने के कारण गरीब लोगों को कैसे लगता होगा, उनका मन दुखता होगा। एक दिन ऐसे ही नीता अपने पति से, सुनो जी, कल मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी करने के लिए हमारे घर आने वाली है, तो मुझे बहुत सारी खरीदारी करनी है, मार्केट जाना है, मुझे कुछ रुपए दे देना। सौरभ को अपने साथ लेकर जाऊंगी और बहुत सारा सामान लेकर आऊंगी। ठीक है, तुम अलमारी में रखे हुए पैसे ले लेना और मॉल में जा रही हो तो मेरे भाई के लड़के रमन के लिए भी कुछ लेकर आना। नमन की यह बात सुनकर नीता कुछ बोलती ही नहीं, मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगती है। नीता को नमन के भाई का परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके गरीब होने के कारण वो उन्हें कम समझते थे। मुझे पता है मेरा भाई गरीब है, झोपड़ी में रहता है, तो तुम उसे पसंद नहीं करती। तुमने कब मेरी बात सुनी है कि आज सुनोगी, लेकिन उसके लिए ड्रेस लाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर नमन ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस में जाकर सौरभ को फोन करता है। हेलो सौरभ बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम मम्मी के साथ मॉल में जा रहे हो ना, तो अपने भाई रमन के लिए भी कोई अच्छा सा शर्ट लेकर आना। कुछ भी हुआ तो वो तुम्हारे चाचा का लड़का है, उनका परिवार और अपना परिवार एक ही है बेटा। अरे पापा, ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हो? आप ये सब बातें मम्मी पर छोड़ दो, वो संभाल लेगी। तभी नमन मन ही मन, इन माँ बेटों को समझाने से कोई फायदा नहीं। नीता और सौरभ 1 घंटे बाद तैयार हो जाते हैं और अपनी बड़ी सी कार लेकर मॉल में चले जाते हैं। कार पार्क कर सौरभ और नीता मॉल में जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते पर मैले कपड़े पहने रमन और उसकी माँ सीमा दिखाई देते हैं। तो नीता उनको नीचा दिखाने के लिए मिलने जाती है और उन्हें देख नीता, अरे सीमा और रमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं इतने बड़े मॉल में खरीदारी तो करने नहीं आए? नहीं आंटी, हमारी क्या हैसियत, हम तो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। हम इतने बड़े मॉल में क्या खरीदारी करेंगे? रमन की बातें सुनकर नीता अपना चेहरा टेढ़ा करती है। ये बात सीमा तुरंत ही समझ जाती है कि आखिर नीता ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्योंकि वो उन्हें नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन सीमा का स्वभाव बड़ा ही शांत है, तो वो हंसकर नीता से, दीदी कैसी हो आप? सौरभ बेटा, तुम ठीक हो ना? किस्मत और कपड़े दोनों भी फटे टूटे हैं, लेकिन लगता है अब तुम्हारी आंखें भी खराब हो चुकी है। हमारे कपड़े और हमें देखकर तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था कि हम बिल्कुल ठीक है और मज़े में हैं, हमारी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दीदी, हमारे कपड़े मैले और पंचे हुए हैं, लेकिन हमारी आंखें बहुत अच्छी है। दीदी, हम तुम्हें देखकर ही समझ गए थे, लेकिन जाने दीजिए। चलो दीदी, थोड़ी ही दूर पर तो हमारा घर है, चलो ना घर चलते हैं। सौरभ बेटा, सुना तुमने? ये उस झोपड़ी को घर कहते हैं, तो हमारे बंगले को क्या कहेंगे? तभी रमन नीता से, चाची, भले ही हम झोपड़ी में रहते हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन हम दिल से अमीर हैं। रमन की बातें सुन नीता और सौरभ की हंसी रुक जाती है और नीता, हाँ 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 हाँ,
बड़े आए दिल से अमीर है बोलने वाले। तुम्हारे उस झोपड़ी में फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन है क्या? अरे ये तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है वहाँ। तभी रमन अपनी माँ से, चलो माँ, हम घर चलते हैं। हाँ हाँ, हम भी कोई खाली नहीं है, हमें भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। चलो बेटा चलते हैं। सीमा और रमन वहाँ से चले जाते हैं। सौरभ और नीता भी मॉल में चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अचानक से नमन का ऑफिस सील बंद हो जाता है। ऑफिस बंद हो जाता तो है, लेकिन फिर भी उनके पास जो जमा पूंजी थी उससे वो अपना खर्चा करते ही रहते हैं। कुछ दिनों बाद नमन को अपनी गाड़ी, घर सब कुछ बेचना पड़ता है। अब उनके पास रहने के लिए एक घर भी नहीं था। तब नमन नीता और सौरभ से, अब हमारे पास एक ही घर बचा है और वो है रास्ता। अब मेरे भाई वसंत के घर रहने के लिए चले जाते हैं। अब मेरा भाई ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? आप दूसरी कहीं जॉब ढूंढिए, कोशिश तो कीजिए, जरूर मिल ही जाएगी। आज नहीं तो कल तो मिलेगी ही ना। अरे नीता, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जब से कंपनी को सील लगा है तब से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। और एक तुम दोनों हो। मेरी नौकरी छूट जाने के बाद भी तुम्हारा बड़े बड़े मॉल में जाना, खरीदारी करना और तुम्हारी किट्टी पार्टीज तो कम ही नहीं हो रही थी। अब हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं है। अब नमन, नीता और सौरभ बड़े ही दुखी मन से वसंत के पास आते हैं। वसंत नमन का छोटा भाई है। वो गरीब है, लेकिन उसका मन बहुत ही बड़ा है। नमन अपनी सारी बीती बातें अपने छोटे भाई वसंत को बताता है। ये बात सुनकर उसकी फैमिली को भी बहुत दुख होता है। तभी रमन अपने चाची से, अरे चाची, लेकिन हमारा घर तो घर नहीं है, ये तो एक छोटी सी झोपड़ी है ना। इसमें फ्रिज, टीवी, एसी कुछ भी नहीं है। तो क्या आप हमारे इस छोटी सी झोपड़ी में रह सकेगी? तभी वसंत रमन से, अरे रमन, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। नहीं भाई साहब, वो जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। मैंने उसे कई बार खरी खोटी सुनाई है। मुझे माफ कर दो बेटा। भैया, आप इसकी बातों का बुरा मत मानना और तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो। तुम सब यही रहो, ये भी तो आपका ही घर है। वसंत, हम भी कल से तुम्हारे साथ खेती में काम करेंगे। ठीक है भैया, कल सुबह हम सब लोग खेती में काम करने जाएंगे। उस दिन से नीता और सौरभ ने अपने पैसों की गुर्मी को एक तरफ रखा और रमन और सीमा के साथ मिलकर सारा काम करने लगे। उन्हें अब रमन की बातों की सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वो सभी खेती कर रहे थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सभी के मिलकर खेती करने के कारण उन्हें मुनाफा भी अच्छा होने लगा था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन नीता और सौरभ का घमंड बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि जिंदगी किसी भी वक्त हमें सबक सिखा सकती है।